हेलो गाइस, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यार मैं ना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत टाइम के बाद आने वाली है। एंड मेरे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर वीडियो डाल दो। एंड मैं टालता रहा कि यार कल बनाऊँगा, परसों बनाऊँगा, बट उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो आज की वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम ISMS भी बोलते हैं और ISO 27001 भी बोलते हैं। और इस वीडियो की खासियत पता क्या है? इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ मैं 22 वर्जन, जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। अभी तो वैसे 2024 चल रहा है, बट 24 के अकॉर्डिंग 22 जो है लेटेस्ट वर्जन है। एंड इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। तो सिर्फ जो भी आप सीखने वाले हो ना, ये मेरे चैनल पे एक्सक्लूसिव होने वाला है। तो ये आप फटाफट से आकर चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दो जिन्हें भी यार ISMS सीखना है, ठीक है। तो मैं ना क्या करूँगा, 3 वीडियोस डालने वाला हूँ। पहला होगा जिसमें ना बिल्कुल बेसिक्स रखेंगे कि तो पहले हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे कि ISMS होता क्या है, ठीक है। उसको समझेंगे कि क्या इम्प्लीमेंटेशन फेज होता है। उसके बाद आते हैं हमारे क्लॉजेस, ठीक है। एंड थर्ड होंगे हमारे कंट्रोल्स। तो इन तीनों को मैं भाई एक सिंगल वीडियो में तो कवर नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रहेगी है, ठीक है। एंड बहुत बोरिंग हो रही, समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ कवर करने वाला हूँ वो है बेसिक्स, ठीक है। एंड भाई ये बेसिक्स ना वो है जो BSI पढ़ाता है। अगर आप कभी BSI का कोर्स बाय करोगे ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो भाई ये पेड स्टफ है जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि ISMS होता क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। यहाँ शुरू करते हैं। ISMS होता क्या है, इसे हम जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम ISMS भी बोलते हैं। इसे ISO 27001-22 भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं बताता हूँ कि 27001 है ना, एक्चुअल में एक ना फैमिली है 27000 की। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे के देता हूँ। 27000 एक फैमिली है जिसके अंदर बहुत सारे ना स्टैंडर्ड आते हैं। उनमें से एक ही है 27001, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ 22 का मतलब होता है ईयर, कि ये 27001 जो स्टैंडर्ड है ना, ये कब आया मार्केट में? 2022 के अंदर, राइट। तो कोई कभी से कंफ्यूज मत होना कि 22 नंबर क्या है आगे, ठीक है। ये है क्या कि ये ना एक अप्रोच है, सिस्टमैटिक अप्रोच है, जिससे हम क्या करते हैं कि जब हमें ISMS क्या कर सकते हैं, इसको हम इस्टेब्लिश करने के लिए इम्प्लीमेंटिंग, ऑपरेटिंग, मॉनिटरिंग, रिव्यूइंग, मेंटेनिंग, इम्प्रूविंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो ना देखो बेसिक क्या होता है कि 5 स्टेप्स होते हैं, 5 फेज होते हैं किसी भी स्टैंडर्ड के। ISMS हो, QMS हो, कोई भी हो, वो होता है एस्टैब्लिशिंग। मतलब जब हम एक बहुत ही इनिशियल फेज होता है, जब हम मैनेजमेंट डिस्कस करती है यार कि चलो हम इसको इस्टेब्लिश करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, जब उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद जब इम्प्लीमेंट हो गया तो मॉनिटरिंग होगी, मॉनिटरिंग होगा तो रिव्यू किया जाएगा बाद में कि क्या कोई फ्लॉस तो नहीं है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, जो हमने प्रॉमिस किया है, कमिटमेंट दिए, क्या वो एग्जीक्यूट हो रही नहीं हो रही। उसके बाद रिव्यू के बाद फिर मेंटेनिंग होगी दोबारा से कि कोई इशू आ रहा है तो उसको हम मेंटेन करें, ठीक है। एंड लास्ट में इम्प्रूविंग, कि देखो ये ना एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि हमने आज स्टैब्लिश किया तो ख़त्म हो गया, नहीं। ये 3 साल की लाइफ होती है ISMS की। एक कंपनी के अंदर जब हम ISMS बोलते हैं ना कि एक कंपनी ISMS सर्टिफाइड है, तो उस सर्टिफिकेशन की 3 साल की लाइफ होती है। तो उन 3 सालों में टेक्नोलॉजी भाई बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। हर 6 महीने बाद या हर 5 महीने बाद हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी वह वास्टली चेंज हो रही है। तो हम पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, इसलिए बोला जाता है कि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट या इम्प्रूविंग होना चाहिए ISMS के अंदर, किसी भी फर्म को लेके, राइट। चाहे वो IT की हो या कोई भी हो, जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पास डेटा मेंटेन कर रही है ना, वो ISMS को बाय कर सकती है एंड उसे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, राइट। उसी के नीचे एक मैंने सेकंड डेफिनेशन दी है, किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकता है। बट मेन यही है कि यार इस जो हमारे 5 फेज हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेटिंग, मॉनिटरिंग, रिव्यूइंग, मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग, एक्चुअल में ये 6 हो गए, 7 हो गए एक्चुअल में। मैंने 5 बोला, 7 है ये। कुछ प्रोसेस को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। मैं बोलूँ कि इस्टेब्लिश इम्प्लीमेंट कर दिया, देन ऑपरेटिंग करा, रिव्यू कर रहा हूँ, और मैं कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट भी कर सकता हूँ। तो फेजेस में मत जाओ, बस ये समझाने का तरीका है कि इतने ही फेज होते हैं।
एंड ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें 7 लिखे हैं तो कंपनी 7 के 7 ही मेंटेन करे, 6 भी कर सकती है, 5 भी कर सकती है, उनकी नीड के हिसाब से, राइट। आई होप ये समझ में आ गया कि ISMS क्या होता है। उसके बाद आता है सेकंड कि ब्रेक डाउन क्या है SMS के कंपोनेंट्स का। मैं बोल रहा हूँ SMS उसमें होता क्या है, पॉलिसीज़ होती हैं। पॉलिसीज़ मीन्स कि मैंने कुछ इससे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होती है कि हम एक सपोज मेरी एक फर्म है, उस फर्म में मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेंटेन कर रहा हूँ। उसके अलावा और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं जो बताती है कि हम क्या करती, कंपनी क्या कर रही है या उनकी आइडियोलॉजी क्या है एक पर्टिकुलर प्रोसेस को लेके, ठीक है। तो पॉलिसीज़ के अंदर सब कवर होता है। रिस्क मैनेजमेंट होता है कि कंपनी, अब यहाँ पे ISMS की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो रिस्क मैनेजमेंट भी ISMS के बारे में ही होगा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो भी रिस्क हैं उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब ISMS में कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। पहले वाले में 114 थे, अब 94 हो गए हैं कंट्रोल्स, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कंप्लायंसेस होते हैं कि क्या हमारी कंपनी ISMS कंप्लायंस है नहीं है। अवेयरनेस ट्रेनिंग्स हो गया। इंसिडेंट मैनेजमेंट मीन्स कि कोई इंसिडेंट हुआ कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिगार्डिंग से कि रैंसमवेयर अटैक हो गया, तो उसके बाद कंपनी ने क्या किया, ठीक है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मीन्स कि देखो टेक्नोलॉजी ना हर 3 महीने 4 महीने चेंज हो रही है, तो क्या हम उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं नहीं कर रहे। जो नए रिस्क मार्केट में आ रहे हैं या नए थ्रेट्स, नए वायरसेस जो इंडस्ट्री में चल रहे हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग हम खुद को प्रिपेयर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। डॉक्यूमेंटेशन, भाई ऑनेस्टली बोलूँ ISMS के अंदर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है। आप परेशान हो जाओगे। ऐसा इंसान जिसको डॉक्यूमेंटेशन करना नहीं पसंद, प्लीज़ इस इंडस्ट्री में मत आना। यहाँ बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना पड़ता है और हर चीज़ कागजी होती है। यहाँ पे आप कुछ भी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते ISMS के अंदर। आपको एक एक चीज़ एज अ एविडेंस आप कलेक्ट कर रहे हो ऑडिट करते हुए या पॉलिसीज मेंटेन कर रहे हो, आपको हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में होगा। मैनेजमेंट कमिटमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो प्रॉमिस करती है कि हम ISMS को फॉलो करेंगे एंड इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेंगे। सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, सर्टिफिकेशन ऑडिट मीन्स कि जिससे कोई भी कंपनी ऐसी क्लेम नहीं कर सकती कि वो ISMS सर्टिफाइड है। आपको सर्टिफिकेशन करवानी होती है, या तो आप थर्ड पार्टी से करवा सकते हो जो कि सबसे बेस्ट होता है एंड काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड होता है, और भी 1-2 शॉर्टकट्स तरीके होते हैं ISMS सर्टिफिकेशन लेने के, बट वो इतने जेन्युइन नहीं होते। तुम्हारा भाई है बता देगा बाद में। सो थर्ड टाइप्स ऑफ ऑडिट, टोटल 3 तरह के ऑडिट होते हैं, ठीक है। पहला होता है फर्स्ट पार्टी, सेकंड होगा सेकंड पार्टी, थर्ड होगा थर्ड पार्टी। बहुत ऑब्वियस लग रहा होगा ना, है ना। बट इन तीनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट पार्टी होता है कि उसे बोलते हैं हम इंटरनल ऑडिट। सपोज एक कंपनी की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम है, उस कंपनी ने एक इंटरनल ऑडिटर हायर कर लिया। वो ऑडिटर जो है कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट्स करेगा। जो ऑडिट एक थर्ड पार्टी करेगी ना बाहर से आके, सेम चीज़ें सेम प्रोसेसेस एक पर्सन जो इसे हम ऑडिटर बोलते हैं वो खुद कंपनी के अंदर रह के ऑडिट्स करेगा, सारा ISMS को मेंटेन करेगा। क्योंकि एक सर्टिफिकेट की लाइफ मैंने बोला कि 3 साल की होती है, जिसमें पहला फर्स्ट ईयर होता है वो एक इनिशियल स्टेज होता है जहाँ पे सर्टिफिकेट इशू होता है, ठीक है। उसके बाद होगा सेकेंड ईयर, से बोलते हैं फर्स्ट सर्विलेंस, कि जो आपने सर्टिफिकेट करवाया था क्या वो आपसे फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे। एंड देन होगा थर्ड ईयर में, से बोलते हैं सेकेंड सर्विलेंस। सेकेंड सर्विलेंस ख़त्म होते ही वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो इन 3 साल उस सर्टिफिकेट को आप जो है प्रोसेसेस और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट, ये सबको आप देखना होता है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए कंपनी हायर करेगी इंटरनल ऑडिटर को, ठीक है। समझ में आया। तो ये काम होता है इंटरनल ऑडिटर का, और आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कौन होता है। उसके बाद आएगा सेकंड पार्टी ऑडिट। सेकंड पार्टी ऑडिट होता है एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज़ करो कि मैं एक वेंडर हूँ जो सर्विस ऑफर करता है, एंड आप लोग मेरे क्लाइंट हो, ठीक है। एज अ क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट की कि सर आपसे मुझे एक सर्विस लेनी है। मैंने बोला ठीक है मैं आपको दे दूँगा। सर्विस कुछ भी हो सकती है, सपोज़ टीचिंग की, ट्रेनिंग की, वटएवर, ठीक है। अब क्लाइंट की कंडीशन है कि सर क्या आप ISMS फॉलो करते हो। मैं कहता हूँ हाँ जी मैं फॉलो करता हूँ। मैं कहता हूँ आप एविडेंस दो। क्लाइंट कहता है कि एविडेंस दो। मैंने कहा कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स आप गो थ्रू कर लो। बट क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा उस चीज़ से। वो कहता है कि यार मैं तभी ऑर्डर दूंगा
जब मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, या जब मुझे ट्रस्ट होगा कि आप प्रॉपरली आप ISMS को फॉलो कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी आप लाइक पॉलिसीज आपके पास हैं, आप सिर्फ बोल नहीं रहे, आप उसे एक्चुअल में फॉलो भी करते हो, तो उस केस में क्या होगा कि क्लाइंट है ना, वो एक ISMS ऑडिटर को मेरे पास भेजेगा कि सर ये मेरा ऑडिटर, उससे बोलेगा कि क्लाइंट और वेंडर को कि सर ये मेरा ऑडिटर है, मैं आपके साथ तभी डील करूँगा जब मेरा ऑडिटर मुझे ग्रीन फ्लैग देगा कि सर ये लोग जो हैं कम्प्लीटली ISMS को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तभी मैं आपसे सर्विस बाय करूँगा। और जो ये ऐसे कंप्लाइंस होते हैं ना, इसमें डील बहुत मोटी डील होती है, लाइक करोड़ों की डील होती है, अब लाइक कई 100 करोड़ की डील हो रही थी तब ये चीज़ ना ऑडिट किए जाते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी ऑडिट जो हमने सेकंड पार्टी में हमने डिस्कस किया कि लाइक क्लाइंट जो है ना अपने एंड से एक स्पेशल ऑडिटर को लाइक रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे वेंडर के वहाँ पर जाके ऑडिट करो, इस चीज़ को ना ओवरकम करने के लिए बनाया गया थर्ड पार्टी ऑडिट। थर्ड पार्टी ऑडिट होता है कि एक थर्ड कंपनी होगी, सपोज आप क्लाइंट है, मैं वेंडर हूँ, पर एक कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, जिनका काम ही यही है कि वो सर्टिफिकेट इशू करेगी ISMS का, उनका बस यही काम है, ठीक है। तो मैं उन्हें बोलूँगा कि सर मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, आप मेरी फर्म में आओ, आप ऑडिट करो एंड मुझे सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट आप इशू करके दो, ठीक है। मैंने थर्ड पार्टी सर्विस ली, उसने मुझे इशू करके दे दिया। अब आप सर मेरे क्लाइंट हो, ठीक है, तो आप क्लाइंट आए दोबारा मेरे पास, कहते सर आप ISMS फॉलो करते हो, मैं कहता हूँ हाँ जी मैं करता हूँ। आप बोलोगे एविडेंस दो, मैं कहा सर ये देखो ये थर्ड पार्टी ऑडिट हमने करवाया था, ये सर्विस प्रोवाइडर का नेम है, इस पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसका सर्टिफिकेट है एंड इस पर सारे लोगोज हैं। लोगोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको भी बताता हूँ थोड़ी देर बाद। तो आपको थर्ड पार्टी की रिपोर्ट देख के समझ में आ रहा है कि क्या ये पर्सन जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक मैं डिस्क्लेमर देता हूँ भाई, आज के टाइम पे थर्ड पार्टी ऑडिट करवाना बहुत ही ईजी है। दो तरीके होते हैं ये करवाने के, एक होता है कि भाई देखो आप 5-6 हज़ार में सर्टिफिकेशन हो जाती है, और एक होता है कि आप 1.5 से 2 लाख 5 लाख दे रहे हो, 10 लाख दे रहे हो ISMS इम्प्लीमेंटेशन करने के, ठीक है। जो पहले वाला तरीका है वो एक जुगाड़ है, जो बोलना नहीं चाहिए, एंड उसमें उसका थोड़ा ड्रॉबैक ये है कि कुछ उस वैसी फर्म्स जो 5-6 हज़ार वाला सर्टिफिकेट लेती है ना, वो एक्चुअल में ISMS कंप्लाइंट नहीं होती, ठीक है। उनके पास खुद के प्रोसेसेस बने हुए हैं, पॉलिसी बने हैं, उसके बिहाफ पे वो सर्टिफिकेट ले रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बट जो थर्ड पार्टी करता है इंसान के ढंग से, उसकी एक्चुअल में वैल्यू होती है। तो कभी भी कोई आपसे बात करे, बोले कि मैं आपको 5 से 6 हज़ार के अंदर यार सर्टिफिकेट इशू करवा दूंगा, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है। वो दे देगा भाई स्टैम्प, भाई पेपर प्रिंट तो करना है सर्टिफिकेट के नाम पे, मुझसे ले लो, मैं दे दूंगा 2-2 हज़ार में, मुझसे ले लो, बट क्या वो एक्चुअली आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है? नहीं। तो इन सब स्कैम से बचो। स्कैम नहीं है, एक्चुअली बिजनेस ही है लोगों का, बट कंपनीज को पता नहीं होता या कंपनीज पैसे खर्च करना नहीं चाहती, तो ऐसे भी होता है। सो उम्मीद है आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि 3 तरह के जो ऑडिट है उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है जो एक्रेडिशन सर्टिफिकेशन हायरार्की। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में ना, ये लोगों को पता नहीं होता कि आपने जनरल देखा है जो सर्टिफिकेट हम बाय करते हैं, ठीक है, उस पर ना लोगोस लगे होते हैं। उन लोगों को क्या मतलब होता है, या एक क्या एक हायरार्की होती है एक सर्टिफिकेशन के अंदर, लाइक ISMS के अंदर। तो सबसे पहले होता है भाई IAF का लोगो होना मैंडेटरी है, लाइक मैंडेटरी नहीं है, बट अगर होता है तो मतलब ये बहुत अच्छा साइन है कि आपने लाइक क्वालिटी ऑफ वर्क करवाया है सर्टिफिकेशन पे, ठीक है। IAF ना समझ लो एक तरह की सेंट्रल बॉडी है जो कंट्रोल करती है, ठीक है। IAF के नीचे आता है एक्रेडिशन बॉडीज़। हर कंट्री की ना एक अलग एक्रेडिशन होती है, जैसे IJAC हो गया, UCAS हो गया, UAF हो गया। IJAC मतलब इजिप्शियन एक्रेडिशन, UAF हो गया यूनाइटेड एक्रेडिशन, और ऐसी बहुत सारी तरह की ना एक्रेडिशन होती हैं जो मार्केट में चलती है। एंड एक्रेडिशन का मतलब होता है कि लाइक आपका जो ISMS है वो किस कंट्री के लिए मोर वैलिड, आपके क्लाइंट्स कहाँ के हैं, ठीक है। तो इसे हम एज अ इंडियन हम प्रेफर करते हैं UAF, यूनाइटेड एक्रेडिशन फॉर्म, उसका लाइक काफ़ी एक अच्छा लाइक ब्रांड वैल्यू है। IAS इंटरनेशनल एक्रेडिशन सर्विस होगी, ग्लोबली चलता है, ठीक है। एक्रेडिशन के बाद आती है सर्टिफिकेशन बॉडी। सर्टिफिकेशन बॉडीज लाइक QRO है, DBS है,
ये तो सर्टिफिकेशन बॉडी जो बहुत फेमस है इंडिया के अंदर, ठीक है। सर्टिफिकेशन बॉडी होती है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो एक्रेडिटेशन के बिहाफ पे सर्टिफिकेट इशू कर रही हैं, ठीक है। सर्टिफिकेशन बॉडीज़ के बाद होते हैं लाइक प्राइवेट फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो ISMS अचीव करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अपना शायद PwC है नहीं, KPMG है शायद। KPMG भी ना लाइक ऑडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डिलॉयट भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। गलत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। तो वो कंपनीज क्या हैं, वो कोई एक्रेडिटेड बॉडीज़ नहीं है, वो तो जैसे सर्विस प्रोवाइडर है। तो वो सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, वो भी लाइक एक इस हायरार्की का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो पहले IAF एक्रेडिटेशन बॉडी, सर्टिफिकेशन बॉडी के बाद जो पार्टीज लाइक थर्ड पार्टीज या सर्विस प्रोवाइडर जो ISMS की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फिर वो आएंगे, ठीक है। तो ये 4 लोग रहते हैं बॉडी के अंदर। सो गाइस फॉर एग्जांपल के लिए ना इससे एक सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये एक क्वालिटिस एक कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड 14,001 एक दूसरा स्टैंडर्ड है, उसका सर्टिफिकेट इशू कर रही है। बट 27,001 भी सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। ये जो लेआउट है ना सर्टिफिकेट का, ये वेरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी की, है उनका खुद का डिज़ाइन होता है। मेन जो होता है ना वो होता है दिस लोगो IAF का। सो गाइस ये ना कि एक डमी सर्टिफिकेट है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है 14,001, इसको आप इग्नोर करना, समझ लो ये 2001 ही है, 27,001 है, ठीक है। अब हमें जो मेन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है ये सर्टिफिकेट लोगो IAF इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फॉर्म, ये हमारा जो सेंट्रलाइज बॉडी है। उसके बाद IAS होता है इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन सर्विसेज, ये हमारी एक एक्रेडिटेशन बॉडी है, ठीक है। एंड उसके बाद ये क्वालिटिस है। क्वालिटिस ने जो सर्टिफिकेट इशू किया है, तो इसलिए वो एज अ सर्टिफिकेशन बॉडी का काम कर रहा है। वो सर्टिफिकेशन बॉडी का या सर्विस प्रोवाइडर का दोनों का कंबाइंड वर्क कर रहा है, इसलिए उसने अपना यहाँ पे लोगो लगाया है, ठीक है। तो ये 2 लोगोस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो थर्ड वाला होगा कंपनी जो सर्विस प्रोवाइडर होगा उसका खुद का ही होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आएगा 3 लोगों का मीनिंग, क्योंकि यही हायरार्की जो है मैं आपको इन डॉक्यूमेंट्स में समझाना चाह रहा हूँ, ये ऐसे रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स क्या है SMS के। भाई बहुत बेनिफिट्स हैं। देखो रिस्क मैनेजमेंट में काम आता है कि कंपनी में क्या क्या रिस्क चल रहा है आपको वो पता रहेगा, ठीक है। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस लाइक जो गवर्नमेंट के होते हैं कि क्या कंपनी सेफ है नहीं है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाइज। फिर आप अपनी कंपनी का ओवरऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकते हो, कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। अगर मेरी कंपनी सेफ है, ठीक है, तो कस्टमर डेफिनेटली मेरे पास आएंगे कि यार दिस यू आर सिक्योर, मेरा डेटा लीक नहीं करेगा, ठीक है। कॉस्ट सेविंग ऑब्वियसली, अगर आपकी कंपनी सेफ है, ठीक है, आपने पहले 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन करने में, उसके बाद हैकिंग नहीं हो सकती, डेटा लीकेज नहीं होगा, ट्रस्ट बन गया कस्टमर्स का, तो पैसे कंपनी में आएंगे, ठीक है। और जितने भी लाइक रैंसमवेयर और ऐसे अटैक्स हैं जो लाइक कंपनी को लॉस क्रिएट कर सकते हैं या टेम्परेरी कंपनी के ऑपरेशन शट डाउन कर सकते हैं, उन सब पे जो लाइक एक लिमिटेशन लग जाती है, ठीक है। कोई भी कंपनी हैकर प्रूफ नहीं होती, मुझे पता है, मैं इस चीज़ से एग्री करूँगा, बट प्रोबेबिलिटी जो एक कंपनी को लाइक हैक होने में, कंप्रोमाइज़ होने में जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है अगर प्रॉपरली एंड ढंग से काम किया हुआ तो, वरना तो फिर भगवान मालिक है। उसके अलावा कुछ और भी लाइक बेनिफिट्स हैं लाइक बिजनेस कंटिन्यूटी, कम्पिटिटिव एडवांटेज, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अगर आपको ये सब पढ़ना है ना तो आप सब यहाँ पे ना वीडियो को पॉज करके ना आप सब देख लेना, ठीक है। मैं बस समझा रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो रहेगी, एक एक लाइन करते रहेंगे। तो उसके बाद है भाई ऑडिट प्रोसेस। अभी ना इंटरनल ये सब छोड़ देना, आपको भी इन सबको समझने की नीड नहीं है। मेन हेडिंग्स है। पहला होता है इनिशिएटिंग ऑडिट, कि भाई कंपनी को ऑडिट करना है तो वो इनिशिएट कर रही है। सेकेंड होता है प्रिपेयरिंग ऑडिट एक्टिविटीज़। अब ये जो ऑडिट प्रोसेस है ना, ये थर्ड पार्टी के हिसाब से है, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ थर्ड पार्टी, कि जब कंपनी में एक वेंडर आएगा सर्विस देने के लिए, उसके अकॉर्डिंग ये सारे प्रोसेसेस रहते हैं, ये पता होने चाहिए। पहला होता है इनिशिएट करना ऑडिट को, सेकंड होगा प्रिपेयर करना ऑडिट एक्टिविटीज़ को, ठीक है। थर्ड होगा कंडक्ट करना ऑडिट एक्टिविटीज़, जो हमने प्रिपरेशन करी उसको लाइक एक्टिविटी को कंडक्ट करना है।
उसके बाद प्रिपेयर करेंगे हम ऑडिट रिपोर्ट्स को, ऑडिट रिपोर्ट्स बनाने के बाद हम कंप्लीट करेंगे ऑडिट, एंड लास्ट को हम फॉलोअप लेंगे। दैट्स इट। इन 5-6 स्टेप्स के अंदर हमारा ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मेंशन है, आप इसे गो थ्रू कर लेना। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि कॉन्टैक्ट विद ऑडिटी, लाइक ऑडिटी होता है जो पर्सन से आप ऑडिट कर रहे होते हो, ठीक है। ऑडिट प्लान करना, रिस्क बेस्ड अप्रोच प्लानिंग करनी, साइनिंग वर्क रूटीन, मतलब टीम को काम अलॉट करना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको खुद से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम आती है टेक्स्ट कर दो, डीएम कर दो या कमेंट्स में डाल दो, आई विल हेल्प यू। सेकेंड हो गया। नाउ 7th, डिटरमाइनिंग ऑडिट ऑब्जेक्टिव, स्कोप्स एंड क्राइटेरिया। तो देखो 3 चीज़ें हैं, स्कोप, क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। स्कोप होता क्या है कि बाउंड्रीज मतलब कि आप ऐसे समझ लो कि मैं ISMS इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, बट मेरी कुछ एक दायरा होना चाहिए ना। मैं ISMS कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, एक कंपनी पे, एक प्रोजेक्ट पे, एक टीम पे, कहाँ पे करना है मुझे इम्प्लीमेंट। मेरी ऑफिस की कोई ब्रांचेज हैं, लोकेशंस हैं, मुझे किस लोकेशन में करना है। सपोज मेरी ऑफिस की 5 ब्रांचेज हैं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, बेंगलोर। मुझे ISMS कहाँ इम्प्लीमेंट करना है पता ही नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि सर मेरा ऑफिस की 5 ब्रांचेज है, जिसमें से मुझे सर 2 ब्रांच पे जो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। प्रोसेसेस आप बताओ कैसे होंगे, आपको करना पड़ेगा। और मेरे ऑफिस में 7 डिपार्टमेंट्स हैं ईच, दिल्ली वाले में भी, नोएडा वाले में भी, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हो, सिंगल लोकेशन पे भी ऑडिट होता है और 5 लोकेशन से भी ऑडिट हो जाएगा एक साथ, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, हाँ बस टाइम लगता है। तो स्कोप आपको डिफाइन करना पड़ता है, एंड आई होप समझ गए होंगे कि बाउंड्रीज का क्या मतलब है। लाइक जियोग्राफिकली कि कहाँ पे आपका प्लांट ऑफिस कहाँ पे है, प्रोसेसेस क्या हैं आपके, डिपार्टमेंट्स कौन कौन सा डिपार्टमेंट कवर होगा, टेम्पोरल क्या है कि टाइम पीरियड कितना लगने वाला है उस ऑडिट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद होता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मीन्स कि मैं किसके बिहाफ पे ऑडिट करने वाली हूँ। तो हमारे लिए होता है ISO 27001, वो हमारा क्राइटेरिया एज अ ऑडिटर का, ठीक है। फिर होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है ISMS इम्प्लीमेंटेशन करने का, ठीक है। पहला तो डेटा सिक्योरिटी, सेकंड था गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए ISMS इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। जब भी कंपनी को पैसे कमाने, रेवेन्यू क्रिएट करना है फ्रॉम गवर्नमेंट टेंडर्स, या किसी भी फर्म को पिच करना है, या अब्रॉड किसी कस्टमर को पिच आउट करना है, तो सर्टिफिकेशंस कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट भाई होती ही होती है। इंडियन कस्टमर्स को इतनी समझ में नहीं होती कि क्या आपकी कंपनी सर्टिफाइड है या नहीं है। इंडियन कस्टमर्स ये सब नहीं मांगते, बट फॉरेन कस्टमर्स मांगते हैं ये सब, क्योंकि वो लोग इन सब चीज़ों की वैल्यू करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपको बताना होता है ताकि ऑडिटर को अवेयर हो कि उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद ये आते हैं रिसोर्सेज, हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ऑडिट करने के लिए। तो सबसे पहले होती है ऑडिट टीम हो, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो, ठीक है, पीपल होंगे ऑडिटिंग, लॉजिस्टिक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक टेबल चेयर होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि आपका ऑफिस बहुत बड़ा, आपको विजिट करना है, तो वो सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छे इक्विपमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए कंपनी के अंदर। ये सारी चीज़ें ना उसके अंदर आती हैं, लॉजिस्टिक्स के अंदर आती हैं। फिर डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, ऐसा नहीं कि आपने स्टोर करके रखी हुई है, इट्स गुड, अच्छी बात है, बट प्रिंटेड में भी होना चाहिए आपके पास। उस पॉइंट ऑफ व्यू पे, सॉरी उस पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ, उस पॉइंट पे जब ऑडिट हो रहा है वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए आपके पास अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैं भाई ये नहीं पढ़ाने वाला, आप इसको यहीं पे वीडियो पॉज करो देख लो। लाइक पहला होता है ऑडिटिंग मैनेजमेंट का काम ये है कि सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए, एग्रीमेंट हो, ठीक है, इंश्योरिटी होनी चाहिए वहाँ पे कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, और भी बहुत सारे हम देख लो। उसके ऑडिटिंग मैनेजमेंट हो गया। ऑडिटिंग लाइक जो मैनेजमेंट के नीचे है जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइक कोऑपरेट करना, आंसर करना क्वेश्चंस को, सैम्पल्स प्रोवाइड करने, ठीक है। ऑडिट टीम होगा लीडर, जो मेन और लीडर होता है, उसका
उसका काम है कि ऑडिट को प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, टीम को लाइक टास्क अलॉट करने, परफॉर्म करना, एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है ना, रिपोर्ट्स बनानी, वो सब काम इसी का होता है। देन उसके बाद होगा उसके नीचे ऑडिटर। ऑडिटर का काम है कि अपने जो टास्क अलॉट करेंगे टीम्स के लीडर ने, उनको फॉलो करना, उसके ऑर्डर्स को मानना, चेकलिस्ट प्रिपेयर करनी, टाइम पर जाना, पार्टिसिपेट करना ओपनिंग मीटिंग्स में, एंड असाइनमेंट जो अलॉट हो उसे कंप्लीट करो। देन गाइड्स एंड ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो कस्टमर है उसके वहाँ पर जो लोग हैं लाइक एज एम्प्लॉय, स्टाफ या हेल्पर्स, वो सब गाइड्स एंड ऑब्जर्वर्स में आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑडिट टाइप मेथड्स यार ये 4 तरह की होती हैं। पहला होता है ह्यूमन इंटरेक्शन ऑन साइट, मतलब कि एज अ ऑडिटर मेरा इंटरेक्शन होगा लोगों के साथ। ऑन साइट मीन्स उसके लाइक कस्टमर के वहाँ पे ऑफिस पे, ठीक है। सेकंड होगा ह्यूमन इंटरेक्शन एंड रिमोट, लाइक मैं कस्टमर के साथ बात तो कर रहा हूँ एज ऑडिटर, बट मैं उसके ऑफिस नहीं गया, घर से काम कर रहा हूँ मैं वीडियो कॉल पे, वर्चुअल मीटिंग्स पे, ठीक है। थर्ड होता है नो ह्यूमन इंटरेक्शन एंड ऑन साइट, आप लाइक कस्टमर के ऑफिस विजिट किया बट वहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं मिला, वहाँ पे कोई लोग नहीं है आप इससे आप बात कर सको या इनके थ्रू आप काम कर सको, ठीक है। फोर्थ है नो ह्यूमन इंटरेक्शन एंड रिमोट, कि आप घर से अपना काम कर रहे हो एज ऑडिटर, आप घर से रिपोर्ट्स का प्रोसेस कर रहे हो, आप सब डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, बट कोई ह्यूमन इंटरेक्शन भी नहीं है आपके पास, आप अकेले बैठे हो कमरे में, ठीक है। कस्टमर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ मेथड। उसके बाद है यार ओपनिंग मीटिंग है ना, थोड़ा पढ़ लेना, मैंने लिखा हुआ है, अब बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ओपनिंग मीटिंग होती है कि सबसे पहला स्टेज कि आप बताने वाले होते हो कस्टमर को कि भाई आप क्या करने वाले हो आज, आपका एजेंडा क्या है, आपके प्रोसेसेस क्या रहेंगे आज के, ठीक है। और आज एक दिन के अंदर आप 7 या 9 घंटे काम करने वाले हो, तो 9 घंटे के अंदर ये काम आज हो जाएगा, जैसे बोलते हो ओपनिंग मीटिंग। ये बहुत बेसिक स्टेप है और फिर सबसे पहला फेज होता है ऑडिट शुरू करने का, ठीक है। इसमें ना से सपोज कस्टमर और वेंडर आपस में डिस्कशन करते हैं, दूसरे को अपने बारे में बताते हैं कि भाई हम कौन है, क्या करते हैं, ठीक है। हमारा ये हमारे 5 लोग हैं टीम में जो आपके साथ ऑडिट करेंगे। ये फिर वो कस्टमर बताएगा कि सर ये 5 लोग हमारे एंड से जो आपको असिस्ट करेंगे, अभी कोई भी प्रॉब्लम होगी दे विल हेल्प यू आउट, है ना। तो ये सब डिस्कशन चलता रहता है उसमें स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन, भाई ट्राई करो जब भी एज ऑडिटर आप काम करते हो तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले को डरा रहे हो, दबा रहे हो, ठीक है, उसको लाइक ऐसे कर रहे हो कि भाई तुमने क्यों नहीं काम किया, ये इसको मुझे एविडेंसेस दो, जो मैंने मांगा मैंने वही दो, तुम सब बदतमीज़ी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको बहुत पोलाइटली काम करना पड़ता है, ठीक है। आप अगर आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो इट्स गुड, बट एट द एंड वो हमारा क्लाइंट है, ठीक है। क्लाइंट अपने को पैसे देने वाला है, तो बदतमीज़ी नहीं कर सकते क्लाइंट के साथ, वरना बॉस जूते मार के बाहर निकाल देगा कंपनी से। ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि हम कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, हम सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर है। अपने को पैसे कमाने हैं, तुम्हें पैसे कमाने हैं, डेट्स इट। तो कुछ चीज़ों में लीनियंट रहना पड़ता है, ये सच है इंडस्ट्री का। इसमें ना थोड़े बहुत क्वेश्चन है कि लाइक आप कैसे बात कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, eliciting more information, just yes or no response. How does this process work? Like आप चाहते हो कि yes or no में रिस्पॉन्स ना हो, लाइक सामने क्लाइंट कुछ आंसर करे तो आप ये सब क्वेश्चन आप उनसे कर सकते हो। तो मैंने लिख दिए, जस्ट पढ़ लेना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आई गेस ख़त्म हो गया, हाँ 2 टॉपिक रह गए, 13, 14। 13 है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट जो सबसे लास्ट फेज होता है कि जब आपने ऑडिट कर लिया, आप अपने कस्टमर को आप ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हो कि सर ये हमारे एंड से ऑडिट रिपोर्ट है, आप इसे जो है एज अ फाइनल रिपोर्ट समझो एंड अपने कस्टमर के साथ आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। उसमें ऑडिट फाइंडिंग सब कुछ जो है ना लिखा होता है, ताकि कस्टमर जो अगर उनसे इंटरेक्ट करेगा तो उसे पता रहेगा कि भाई इनके एंड में जब ऑडिट हुआ तो क्या क्या फ्लॉज निकले थे, इन्होंने उसका क्या किया। एंड लास्ट है पीडीसीए मॉडल। पीडीसी होता है यार प्लान, डू, चेक, एक्ट। इसी के बेस पे लाइक हम ऑडिट भी करते हैं, या कह लो एक जर्नल प्रोसेस बना हुआ है।
कि पहले प्लानिंग होती है, फिर डू होगा लाइक इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंट करने के बाद चेक होता है कि आपने क्या किया, देन उसको फिर एक्ट किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, ठीक है। तो ये सेम चीज़ ना जो ऊपर मैंने बताया लाइक इस्टेब्लिशमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, वो सारा फेज़ और ये सब सेम चीज़ ही है, बस बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए इतना ही है कि ये बोरिंग हो जाएगा वरना इससे ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगा तो ये सारा ना बेसिक था, ठीक है। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा कि SMS क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती, कैसे किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो होगी, वो होगी इसके क्लॉजेस के बारे में, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है, रात के 1 बज रहे हैं, एंड कल सुबह इसकी मैं एडिटिंग करूँगा एंड कल रात तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आज 13 हो गई, 13 रात तक वीडियो अपलोड हो जाएगी, कोशिश यही रहेगी क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं MSc के। तो वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे यार 250 सब्स हो चुके हैं, हमें कोशिश करनी है कि यार हम जल्दी से जल्दी 500 सब्स तक हम पहुंच सकें, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को वीडियो भेजो, शेयर करो, लाइक करो भाई, बेल आइकन दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आप सब अपडेटेड रहो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।